दोस्तों, आप सभी का नमस्कार, राम राम। आज इस नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैथ वर्ग 2 की प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द डिग्री ऑफ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज, स्थिरांक बहुपद कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की घात क्या है। तो यहाँ एक कंसेप्ट बहुत ही रेगुलर पूछा जाता है, घात। घात मतलब होता है डिग्री। डिग्री और घात, डिग्री बोलते हैं जो हाईएस्ट पावर रहता है, हाईएस्ट पावर, उसी को डिग्री बोलते हैं, या सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी, देख लेते हैं चलिए। रैखिक बहुपद और लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी, इसकी डिग्री क्या होगी। जैसे मैंने ये ए एक्स प्लस बी लिखा, उसी प्रकार द्विघाती बहुपद लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये तीन बहुपद लिखे हैं, इनकी डिग्री देखते हैं। इसकी सबसे बड़ी पावर जो है 1 है, और यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी पावर 2 है, यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी पावर 3 है। तो जो सबसे बड़ी पावर रहती है उसी को डिग्री और घात बोलते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी पावर ये 1, इसकी डिग्री 1। उसी प्रकार ये द्विघाती बहुपद की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 2 है, तो इसकी डिग्री 2। यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी डिग्री घात 3 है, तो जो सबसे बड़ी पावर वही उसकी घात और डिग्री, तो इसकी घात 3 हो जाएगी। तो यहाँ पूछ रहा है हमसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की या स्थिरांक बहुपद की घात क्या होगी। तो स्थिरांक मतलब कांस्टेंट टर्म। अब आपने देखे होंगे वेरिएबल और कांस्टेंट दो प्रकार के रहते हैं, जिसमें हम एक्स को वेरिएबल बोलते हैं, एक्स को वेरिएबल बोलते हैं। उसी प्रकार कोई नंबर है, जैसे 2 है, 4 है, इन्हें हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। तो अगर कहीं 2 है, 8 है, 10 है, तो ये कांस्टेंट है। इनकी डिग्री क्या होगी? तो इनकी डिग्री हमेशा ही 0 होती है। जैसे मैं 2 में एक्स की पावर 0 का गुणा करूंगा, तो फिर भी किसी भी वैल्यू या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 करेंगे तो वो हो जाता है 1। तो 2 एक कम 2, तो यहाँ पे इसकी डिग्री हो गई 0। तो यहाँ पे हमको कांस्टेंट, इसका आंसर आ जाएगा सी, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ पी की पावर 11 और क्यू की पावर 11। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है हमको। यहाँ पर देखते हैं, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल लिख दिया मैंने, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताएंगे। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब होता है आपने किस चीज का मतलब उसमें गुणा हुआ है। जैसे यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताएंगे। यहाँ पूछ लेगा अगर एक्स का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो होगा, ये ए जो है वो एक्स का क्या है, यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। क्या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। उसी प्रकार मैं एक और क्वेश्चन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, अगर ये कोई बहुपद लिए हमने, तो इसमें इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछ सकता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछेगा तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आ जाएगा ए। और यहाँ पे एक्स का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछेगा तो एक्स का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आ जाएगा बी। उसी प्रकार अगर एक और 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये अगर कोई क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे पूछ ले वो एक्स का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, मतलब ये एक्स का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 4 आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब कुछ नहीं होता, किस चीज का गुणा हुआ, मतलब यहाँ पर एक्स के साथ किसका गुणा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ ए का गुणा हुआ, तो ये इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। यहाँ पे एक्स के साथ बी का गुणा हुआ, तो ये इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 3 का गुणा हुआ, तो ये इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। यहाँ पे एक्स के साथ 4 का गुणा हुआ है, तो ये इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। उसी प्रकार यहाँ हम पी की पावर 11 और क्यू की पावर 11 को देखें, तो यहाँ किसी चीज का गुणा नहीं हुआ है। तो अगर कोई भी वैल्यू इस तरीके से रहती, तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि इसके साथ 1 का गुणा हुआ होगा। किसका? 1 का। तो यहाँ इसके साथ 1 का गुणा हुआ है, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आ जाएगा ये 1।
तो इसका आंसर आ जाएगा 1 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। कोई भी वैल्यू, जैसे हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x लेते हैं, तो यहाँ पूछ लेता है कि एक्स स्क्वायर के साथ किस चीज का गुणा हुआ, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ p की पावर 11 और q की पावर 11 का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज, घात n के बहुपद में, मतलब कोई भी n घात का बहुपद है तो इसमें कितने जीरोज या कितने शून्यक हो सकते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है, और ये बहुत ही बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं। अभी जैसे हमने डिग्री पढ़े थे ax प्लस बी, ax प्लस बी, इसकी डिग्री अभी हमने यहाँ पे पढ़े थे कि इसकी डिग्री यहाँ पे कुछ नहीं 1 रहता है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। इसकी डिग्री 1 हो गई तो इसके जो शून्य क्या जीरोज आएंगे, मैं यहाँ पे रूट ले लेता हूँ, रूट शून्य कह लो या जीरोज कह लो, इसके रूट, अगर डिग्री 1 आई है तो इसके रूट भी 1 ही होगा। उसी प्रकार अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, इस तरीके की कोई अगर बहुपद है या कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री, कितनी डिग्री आएगी इसकी, अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखे इसकी हाईएस्ट पावर सबसे बड़ी घात है 3, तो इसकी डिग्री भी आ जाएगी 3 डिग्री। इसकी डिग्री 3 आई है तो इसके रूट्स और जो शून्यक होंगे वो भी 3 ही आएंगे। रूट्स कह लो, शून्यक कह लो या जीरोस कह लो, सबका मतलब सेम ही होता है। रूट का, शून्यक का और जीरोस का, तीनों मतलब एक ही चीज है। जो वैल्यू, जो शून्यक है, जो वैल्यू रखने पर पूरा समीकरण शून्य हो जाए उसी को शून्यक, जीरोस या रूट कहते हैं, तो मतलब जो सेटिस्फाई कर ले। तो यहाँ पर अगर घात 3 थी तो उसके रूट्स भी 3 आएंगे। उसी प्रकार अगर ए एक्स एन घात प्लस बी एक्स एन माइनस 1, इस तरीके की कोई अगर समीकरण है तो इसकी डिग्री अगर एन है, डिग्री कितनी है, एन है, तो इसके रूट्स भी एन होंगे। तो एटमोस्ट इसका सी आंसर आएगा, अधिकतम एन शून्यक हो सकते हैं या एटमोस्ट एन जीरोस होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ द base and height of a cylinder is 14 centimeter and 5 centimeter respectively. What will be the curved surface area? मतलब इसमें कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। मैं सिलेंडर बनाता हूँ यहाँ पर, जिसकी रेडियस, रेडियस कितनी है, ये रेडियस है इसकी 14 सेंटीमीटर। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी हाइट, हाइट बराबर है 5 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है सिलेंडर का, आपको पता होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया जो रहता है वो होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे वैल्यू, सिर्फ वैल्यू पुटिंग करना, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हो गई 14 और हाइट हो गई 5। इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 इंटू 22, इसका आंसर आ जाएगा 22 दूनी 44, 440, 440। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग भी मेहनत करते रहिए, रेगुलर निरंतरता बहुत जरूरी है, और नहीं तो आप लोगों को भी 440 वाट का झटका लग सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई माइनस 6ax प्लस 11by। इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ प्लस माइनस है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। प्लस माइनस मतलब आप लोग कोई भी कर सकता है इसको। चलिए देख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई, अब ये माइनस दिया है तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ 6ax प्लस 11by। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 6 में से 1 गया तो 5, मगर साइन माइनस है तो माइनस के साथ -5ax प्लस 11 और 1 12by, -5ax प्लस 12by, इसका आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -5ax प्लस 12by, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कुछ 11 और 1 12, चलिए ठीक है। प्लस माइनस, ये साइन बड़ी वाली वैल्यू के साथ साइन नेगेटिव लगी है तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ये जो क्वेश्चन वर्ग 2 पात्रता परीक्षा में आए हैं, बहुत से क्वेश्चन उसी में से उठाए गए हैं, तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए। ये सारे क्वेश्चन आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोगों से बनना चाहिए। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बोर्ड इज 5 टाइम्स दैट ऑफ इट्स ब्रीथ इफ द एरिया ऑफ बोर्ड इज 125 स्क्वायर मीटर, व्हाट
इज इट्स लेंथ, मतलब कोई भी आयताकार बोर्ड है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 5 गुना है। लंबाई कितने गुना है, यहाँ दी है लंबाई चौड़ाई के 5 गुना है। ये देखिए लंबाई बराबर 5x और चौड़ाई ब्रीथ बराबर x, तो इसका एरिया क्या होता है। अब हमको पता है रेक्टेंगुलर बोर्ड आयताकार मैदान का एरिया होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। यहाँ एरिया दिया है हमें 125, कुछ नहीं वैल्यू पुटिंग करना है और सॉल्व करना है, सिर्फ अप्लाई करना है कि किस तरीके से आंसर निकालना है। इस तरीके के क्वेश्चन 5x 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 पचम 25, 25 आ गया, ये आ गई एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ से एक्स की दो वैल्यू हो जाएगी +-5, मगर हम यहाँ पे +5 वाली वैल्यू लेंगे, -5 वाली नहीं, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। अब बहुत से लोग 5 आंसर लगा देंगे अगर ऑप्शन में यहाँ पे तो दिया नहीं हुआ है, मगर इसका आंसर हमको लेंथ पूछा है, तो लेंथ है 5x, तो लेंथ 5x है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 गुणा 5 25, जो भी 25 यूनिट में मीटर है तो 25 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ना है, बहुत अच्छे से ऑप्शन में टिक लगाना है। तो बेसिक मतलब बहुत से लोगों के ये बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स। अब इसमें हम एक्स की टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे, बाकी टर्म्स को एक तरफ, तो यहाँ गुणा करते हैं ए एक्स प्लस ए वाई माइनस सी जेड बराबर हो गया -ax प्लस ए वाई प्लस ए जेड। अब देखिए ये ए वाई भी पॉजिटिव है और ये ए वाई भी पॉजिटिव है, एक ये वाला उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ये ए एक्स इधर आएगा तो ए एक्स प्लस ए एक्स, और ये सी जेड उधर जाएगा तो ए जेड प्लस सी जेड। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 2ax बराबर ए जेड प्लस सी जेड। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये जेड कॉमन आ गया, ए प्लस सी, कुछ भी हो सकता है, ए प्लस सी या सी प्लस ए अपॉन 2a। कहाँ है ऑप्शन में, डी वाला राइट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा जेड इंटू ए प्लस सी अपॉन 2a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर बहुपद नहीं है। देखिए कौन सा स्थिर, अभी बताया था मैंने स्थिर या कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है पूछा है, तो 3 ऑप्शन जो होंगे वो होंगे 8 जो है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 9 का स्क्वायर होता है 81, ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 121 की 11, 11 का स्क्वायर रूट है ये, अंडर रूट 121 को सॉल्व करने पर 11 आएगा। तो ये तीनों जो हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं, और ये जो है ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये नहीं है। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। क्या है ये एक रैखिक बहुपद है, इसकी डिग्री 1 आएगी, कितनी आएगी, 1 आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P, Q and R are integers satisfying the equation P plus Q equal to 12, Q plus R equal to 18 and P plus R equal to 24. Find their product। P, Q, R की वैल्यू निकालना है और फिर उनका गुणा करना है। तो P plus Q क्या हो गया, P plus Q, P plus Q हो गया 12, Q plus R, Q plus R हो गया 18 और P plus R, P plus R हो गया 24। देखिए इन सबका सम करेंगे तो P भी 2 बार आ रहा है, Q भी 2 बार आ रहा है और R भी 2 बार आ रहा है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 2P प्लस Q प्लस R, सभी चीज़ें 2 बार आएंगी, इसको जोड़ेंगे तो 18 2 20 30, ये आ जाएगा 54। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो P Q R की वैल्यू आ जाएगी 27। अब P Q R की वैल्यू 27 है, यहाँ P प्लस Q 12 दिया है, उसको रखेंगे तो R की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 15, R की वैल्यू 15 हो गई, R की 15 आई है तो Q की आ जाएगी, R की 15, Q की 3 और P की 9। इन तीनों का गुणा कर दीजिए, तो अगर इन तीनों प्रोडक्ट पूछा है तो 15 गुणित 9 गुणित 3, 15 ही नम्मा होता है 135 गुणित 3, ये हो जाएगा 405, 35 दिया 105 और 300 405। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ प्रोडक्ट निकालना है। द रेशो ऑफ मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल
ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन टू द मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। मतलब जो रेशो है, रेशो पूछा है आंतरिक कोण और बाह्य कोण का, कोई भी कौन सा ऑक्टागन है, मतलब क्या है, अष्टभुज है। तो यहाँ से हमें भुजा पता चल गई, एन बराबर हो गया 8। एन अगर 8 है तो यहाँ से हम एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद ही करना होगा, 360/n। तो यहाँ से n की वैल्यू 8 रखेंगे। 8 क्यों लिए, ऑक्टागन है, अष्टभुज है, 8 भुजा वाला है, तो यहाँ भुजा रखेंगे तो 360 डिग्री बटे भुजा हो गई 8। तो यहाँ से आ जाएगा ये एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री का। कैसे, 8 से काटेंगे, 8 चौके 32, 8 46, ये काटने के बाद 45 डिग्री आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया। और पॉलीगन बहुभुज में एक और कॉन्सेप्ट लगता है कि इंटीरियर एंगल जो भी है प्लस एक्सटीरियर एंगल, मतलब आंतरिक कोण और बाह्य कोण का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमारा इंटीरियर एंगल निकल जाएगा, 180 में से 45 माइनस करेंगे तो 135 डिग्री का। अब रेशो काय का निकालना है हमें, रेशो निकालना है इंटीरियर एंगल अपॉन एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल हो गया 135 और एक्सटीरियर एंगल हो गया 45, तो इसे काट लीजिए। 15 हो गया 135, 15×3 = 45, 3×3 = 9, 3×1 = 3, 3:1। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर। तो इसके जीरोस बहुत ही आसान मेथड से, पहले तो साइन मेथड बताया था मैंने। साइन मेथड में पहली वाली जो साइन रहती है उसको अपोजिट कर देते हैं, प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये जो साइन आई है इसका मल्टीप्लाई साइन के साथ कर देते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, तो बोथ रूट आएंगे माइनस। तो यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव वाले, ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, प्लस माइनस वाला भी नहीं हो सकता। और एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है कि इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना होगा, अल्फा बीटा दो रूट्स हैं तो इनका प्रोडक्ट होगा 18, और इनका योग होगा अल्फा प्लस बीटा होगा -9। ऐसे देख लीजिए, 6×3 = 18, और 3 और 6 को जोड़ेंगे तो -9 भी आएगा, इसमें 20 आ रहा, तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक रूट अल्फा आ जाएगा -3 और बीटा आ जाएगा -6, 3 और। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ विच ऑफ द टू फ्रैक्शन इज मैक्सिमम। दो भिन्नों में से किसका योगफल अधिकतम है, ए है 3/5, बी है 7/9, सी है 43/45, डी है 13/15। तो इसमें से किसका मान अधिकतम है, किन दोनों को जोड़ेंगे, सी डी, ए बी, बी डी या ए सी। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैसेज करके हमें बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डी इक्वल टू 0 देन द पॉलिनोमियल हैज। तो ये एक कंसेप्ट होता है डिस्क्रिमिनेंट विभेदीकर का, एक कंसेप्ट होता है, उसे देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स का। तो यहाँ सबसे पहले डी की वैल्यू जान लेते हैं। डी बराबर होता है b² -4ac। डी बराबर होता है b² -4ac। पहला केस है इसका, अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर है तो जो रूट्स होंगे, क्या रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, रियल, वास्तविक और समान। कैसे, वास्तविक समान इक्वल होंगे। दूसरा कंसेप्ट है डी अगर ग्रेटर देन 0, कैसा, डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो जो रूट्स होंगे वो वास्तविक तो होंगे, वास्तविक रियल होंगे और असमान होंगे, अनइक्वल होंगे। कैसे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे जब डी ग्रेटर देन 0। और तीसरा है डी अगर लेस देन 0, डी अगर लेस देन 0 मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी, डी के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ये हो जाएगा इमेजनरी, आयोटा में चला जाएगा। कैसा हो जाएगा, इमेजनरी। तीन कंसेप्ट आपको याद रखना, बहुत ही बेसिक है, रेगुलर पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। पहला डी बराबर 0, तो रूट्स वास्तविक समान मतलब रियल और इक्वल होंगे। डी ग्रेटर देन 0 है, डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल अनइक्वल होंगे, और डी लेस देन 0 है तो रूट्स इमेजनरी होंगे। ये तीनों कंसेप्ट याद रखना। यहाँ डी बराबर 0 पूछा है तो टू रियल एंड इक्वल रूट्स, डी वाला इसका ऑप्शन आ जाएगा। दो रियल, दो वास्तविक और समान मूल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या, अभी बहुत बार बताया कि कोई भी नंबर 10, 12, 18 या एनी नंबर कोई भी 98, 98 ले लिया तो ये क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों, जैसे मैं मान लेता हूँ 12 है,
इसमें x की पावर 0 का गुणा भी करूंगा तो कोई किसी भी चीज की पावर अगर 0 कर दो, किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 कर देंगे तो वो 1 बन जाता है। तो ये 12 एक कम 12, तो यहाँ इसकी डिग्री क्या है, 0 है। तो यहाँ से हमारी इसकी डिग्री भी निकल गई कि डिग्री 0 है और वैल्यू भी कांस्टेंट आ गई, कहीं पे कोई x नहीं आ रहा। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल किस तरीके की वैल्यू होगी, कोई भी कांस्टेंट टर्म, जैसे ये 12, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक लीनियर है, बहुपद है, ये भी लीनियर है, ये द्विघाती है। तो इसका आंसर हमारा सी वाला 12 इसका आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल? If one root of the quadratic polynomial x square plus 11x plus k is 5, then the value of k। तो एक रूट इसका 5 दिया है, कौन सी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस के। अगर इसका एक रूट 5 है, मैं मान लेता हूं कि अल्फा बराबर 5 दिया हुआ है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, क्या करेगा, सेटिस्फाई होना चाहिए। ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए। देख लेते हैं हम सेटिस्फाई होती कि नहीं। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखते हैं, वैल्यू आएगी 5 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 5 प्लस के बराबर 0। ये इसका एक शून्य है और रूट्स हो गया तो इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे ये 25 पचम 25 प्लस 11 पचे 55 प्लस के बराबर 0। तो ये 55 और 25 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। तो के की वैल्यू, ये 80 उधर जाके माइनस 80 हो जाएगा, तो के की वैल्यू आ गई -80। सिर्फ वैल्यू पुटिंग करना, कोई भी अगर रूट्स और मूल है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी बहुपद है उसे सेटिस्फाई करेगा। If the sum of the edges of a cube is 60 centimeter, then what will be the volume in cubic centimeter of the cube? क्यूब मतलब घन के बारे में पूछा है, घन के एजेस जो किनारे रहते हैं। चलिए मैं यहाँ एक घन बनाता हूँ। इसमें जो पूरे एजेस रहते हैं और जो किनारे रहते हैं, जो एज रहती हैं कुल 12 एजेस रहती हैं। तो सम ऑफ द एजेस बोल रहा है, वो सभी 12 एजों का मतलब, एक को मैं ए मान लेता तो सभी 12 बराबर रहती हैं, तो 12 ए बराबर हो जाएगा 60। बहुत ही रेगुलर पूछा जाता है ये, तो आप इसे ध्यान रखें कि कितनी एजेस रहती है, 12 है। सिर्फ ये 60 जो है इसकी जगह वैल्यू बदल देता है और रेगुलर पूछता है। 12 से काटूंगा, 12 पंचे 60, तो ए की वैल्यू आ गई 5। तो ये हमें एक मतलब जो भुजा और साइड जो है वो आ गई। तो अब यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, घन घन का आयतन और जो वॉल्यूम होता है क्यूब का, क्यूब का वॉल्यूम होता है वो होता है ए का क्यूब, मतलब 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब सभी लोगों को पता है, 5 का क्यूब होता है 125, कितना 125। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 125। ये एजेज वाला क्वेश्चन मतलब सम पूछ लेता, वैल्यू बस चेंज कर देता है, तो इसे ध्यान रखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17वां। हाउ मेनी पेयर ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द इक्वेशन 4x प्लस 6y इक्वल टू 16 एंड 6x प्लस 9y इक्वल टू 24? तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक कंसेप्ट है। चलिए देख लेते हैं। जैसे अगर आपको a1x जनरल फॉर्म में इक्वेशन दी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक इक्वेशन ये है, एक है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो इक्वेशन दी है आप लोगों को। तो इसमें तीन कंडीशन रहती है। पहली कंडीशन ये जो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन होती है। अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के। a1 a2 कोफिशियंट है काय के, x के, और b1 b2 y के कोफिशियंट्स हैं। ये कंडीशन कब होगी, जब प्रतिच्छेदी रेखा, कैसी प्रतिच्छेद, इस तरीके की रेखा होगी, इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस या प्रतिच्छेदी रेखा। इसमें कितने, एक हल होगा, कितना, एक बार काट रही है, एक हल होगा या एक सॉल्यूशन होगा। दूसरी दूसरी कंडीशन है a1 a2 बराबर है b1 b2 के।
तो B1 B2 बराबर नहीं है C1 C2 के। इसमें समांतर लाइंस रहती, कैसी समांतर, दो समांतर रेखाएं रहती है, तो इसका कोई भी हल नहीं होता, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये समांतर रेखाएं कहीं पर भी जाकर नहीं मिलेंगी, जिन निरंतर ही समांतर रेखाएं रहेंगी। थर्ड थर्ड है कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस का, दो रेखाएं एक के ऊपर एक हो जाती हैं, A1 A2, तीनों चीज बराबर रहती है इसमें, A1 A2 बराबर है B1 B2 के, तो B1 B2 B1 B2 बराबर है C1 C2 के। चलिए देखते हैं, तो इसमें दो एक के ऊपर एक लाइंस रहती हैं निरंतर ही, इसमें अनंत सॉल्यूशन, कितने अनंत सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहते हैं। तो यहाँ पे इसकी कंडीशन देख लेते हैं क्या होगा। इसकी कंडीशन 4/6 बराबर 4/6 बराबर 6/9 बराबर 16/24, काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 तिया 6, 3 दूनी 6 3 तिया 9, 8 दूनी 16 8 तीरी 24, तीनों बराबर हैं, तो इसके कितने अनंत हल होंगे, कितने अनंत हल होंगे, यही पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द इक्वेशन। यहाँ पे भी वही सेटिस्फाई करके देख लेंगे, तो A1 A2 6 के अपॉन में क्या 8 आ जाएगा, ये बराबर 5/7, इसको काटेंगे तो 2 तिया 6 2 चौके 8, तो ये कभी भी बराबर नहीं होगी, तो इसका एक हल होगा, कितना एक हल होगा या एक सॉल्यूशन होगा, यहीं से वैल्यू पता चली गई, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 बार देख लेते हैं, डी लेस देन जीरो, डी अगर लेस देन जीरो, तीनों कंसेप्ट बताया था, डी लेस देन जीरो है तो क्या इमेजनरी, कैसे क्या होगा इमेजनरी, थर्ड वाली जो कंडीशन थी वो बताया था, डी लेस देन जीरो है तो कैसे रूट्स आएंगे, इमेजनरी रूट्स आएंगे, आयोटा में वैल्यूज आएगी नेगेटिव, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। पीछे हमने देख लिए इसके कंसेप्ट, डी बराबर जीरो है तो रूट्स रियल और इक्वल रहते हैं, और ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स वास्तविक और असमान रहेंगे। आखिरी कंडीशन, कोई भी सर्कल में चाप देख लेते हैं, ए बी अगर एक चाप है और ये केंद्र पर एक कोण बना रहा है, तो केंद्र पर जो कोण बनेगा वो परिधि पर बने कोण के दुगना होगा, अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। इसी प्रकार देखिए, ये केंद्र पर बन रहा है कोण और इसी चाप से ये परिधि पर बन रहा है, तो ये वाला एंगल पूछा है हमें, एंगल सी बी ए, तो ये थीटा है तो ये 2 थीटा, तो 40 डिग्री अगर 2 थीटा के बराबर है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 40/2, इसका आंसर आ जाएगा 20 डिग्री, ये आधा हो जाएगा। ये सेंटर वाला कोण है, कहाँ केंद्र का है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के डबल होता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आगे के वीडियोस के लिए थैंक यू।